Assalamualaikum. Welcome to my channel BSN Generic for All. So today we are going to discuss about community health nursing BSN second semester का जो टॉपिक है कम्युनिटी वेस्ट मैनेजमेंट, जो कि थर्ड पार्ट है ऑफ environment and its effects on community health का थर्ड पार्ट है कम्युनिटी वेस्ट मैनेजमेंट। फर्स्ट टू पार्ट जो है एनवायरमेंट, इंट्रोडक्शन टू एनवायरमेंट एंड वाटर जो है वो हम कर चुके हैं और वो वीडियोस में अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने अब तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन पर मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। कम्युनिटी हेल्थ नर्सेस की और भी वीडियोस अपलोड कर चुकी हैं जो कि आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है उसका। सो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। So let's start the today's lecture about community health nursing BSN second semester. So community waste management, आज हम पढ़ेंगे कम्युनिटी वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में कि कम्युनिटी में हम किस तरह से वेस्ट को मैनेज करते हैं, यानी कि जितनी भी गंदगी वगैरह होती है, जितना भी वेस्ट होता है, जिसमें भी डिस्पोजेबल चीज़ें होती हैं जो कि डिस्पोज कर दी जाती हैं, उसको हमने किस तरह मैनेज करना है। एज अ कम्युनिटी हेल्थ नर्स हमारा उसमें क्या रोल होगा, हमने क्या क्या चीज़ें देखनी है। सो लेट्स मूव। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? आज के ऑब्जेक्टिव्स हैं, हमने ये सारे ऑब्जेक्टिव जो हैं वो क्लियर कर लेने हैं। सो वीडियो जो है वो ज़्यादा लंबी ना हो ताकि आपको देखने में ज़्यादा बोरियत ना हो, तो इसीलिए हम थोड़ा सा जो है वो इधर उधर की चीज़ें नहीं पढ़ेंगे ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए। सो रिफ्यूज़ की कैटेगरीज में हमारे पास आता है गार्बेज हीप। रिफ्यूज़ की कैटेगरी में असल में दो चीज़ें आती हैं। एक आता है गार्बेज, नंबर 1 जो है वो है गार्बेज, नंबर 2 जो आता है वो है रबिश। ये टू जो है ये दोनों इसी कैटेगरीज में आती हैं, रिफ्यूज़ की कैटेगरीज में आती है। सो गार्बेज हीप जो है ये क्या होता है? गार्बेज हीप जो है ये जितनी भी रिफ्यूज़ होता है, जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसमें इंक्लूडेड है एनिमल एंड वेजिटेबल एंड फूड वेस्ट। गार्बेज ही में सिर्फ एनिमल, वेजिटेबल और फूड वेस्ट आता है, यानी कि अगर कोई जानवर वगैरह मर जाते हैं या फिर उनका कोई वेस्ट होता है या फिर वेजिटेबल्स जो होती हैं जो सड़ जाती हैं वो वेस्ट जो होता है एंड फूड वेस्ट जो होता है ये सारे अंडर आते हैं, गार्बेज हीप के अंडर आते हैं सो ऑल रिफ्यूज़ यानी कि जितना भी वेस्ट है अदर देन इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड इफ्लुएंट के, यानी कि इसमें इंडस्ट्रियल वेस्ट और इफ्लुएंट जो है ये सारे इन्वॉल्व नहीं है, यानी कि जितनी भी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं उसका जो वेस्ट होता है वो अलग चीज़ है। सो कहते हैं कि गार्बेज जो होता है ये डिकम्पोजेबल फूड वेस्ट होता है, यानी कि डिकम्पोज किया जा सकता है, ये डिकम्पोजेबल होता है, यानी कि बैक्टीरिया वगैरह जो है वो इसे खा जाते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं। फिर आता है इसकी दूसरी कैटेगरी है रबिश। रबिश क्या होता है? रबिश में मोस्टली हमारे पास ड्राई वेस्ट आता है, जो ड्राई मटेरियल्स होते हैं लाइक ग्लास, पेपर, क्लॉथ्स एंड वुड्स वगैरह, ये सारा ड्राई चीज़ें आती हैं। सो ये गार्बेज और रबिश जो है ये रिफ्यूज़ की कैटेगरी में आता है। सो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये सारा वेस्ट है और फिर इसे किस तरह से मैनेज करेंगे। सो पहले तो हम समझते हैं कि अब सॉलिड वेस्ट क्या होता है। गार्बेज और रबिश हमने समझ लिया। सॉलिड वेस्ट क्या होता है? इसमें हमारे जितनी भी सॉलिड चीज़ें होती हैं लाइक कंटेनर्स हो गए, पैकिंग मटेरियल्स हो गए, फूड वेस्ट हो गया, यार्ड ट्रिमिंग हो गई, यानी कि जो बागात वगैरह होते हैं, जो घास वगैरह होती है उसकी कटाई जो की जाती है जो बागात की कटाई की जाती है वो सारे आते हैं। और जितनी भी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं मिसलेनियस, ये सारे इसके अंडर आते हैं। गार्बेज जो होता है ये रेजिडेंशियल यानी कि ये मोहल्ले वगैरह से भी आ सकता है, इंडस्ट्रियल सोर्स से भी आ सकता है, बहुत सारे इसके सोर्सेज हो सकते हैं। सो सॉलिड वेस्ट में जितनी भी सॉलिड चीज़ें हैं वो सारी आती हैं, जैसे कि अब ये देख सकते हैं कि ये इसमें सॉलिड भी है एंड मिक्सअप है, इसमें रबिश भी है, गार्बेज भी है। फिर इसके बाद है कि सीवेज क्या होता है।
सो सेवेज जो होता है, ये जितना भी हमारा सेवेज सिस्टम होता है, लाइक जितना भी टॉयलेट जो जितने भी टॉयलेट्स वगैरह होते हैं उस सब को जो है वो कैरीड होते हैं, यानी कि उसी जितनी भी वो वेस्ट होता है वो सारा सेवेज सिस्टम में जाता है। इस सारे सिस्टम को हम सेवेज सिस्टम कहते हैं। सेवेज सिस्टम में जो है वाटर कैरीड वेस्ट होता है, यानी कि इसके साथ वाटर भी होता है। ये सोल्यूशन और सस्पेंशन फॉर्म में होता है और कम्युनिटी से फ्लो करते हैं अवे। ये एक साइड पे, मतलब इसका फ्लो सबका एक साइड पे होता है, जा रहा होता है एंड इसके ये इस सेवेज वेस्ट में जो है, यानी कि जितना भी वाटर हम डेली रूटीन में हम यूज़ करते हैं वो सारा वाटर आता है, वो सारा वेस्ट होता है, गंदा पानी होता है इसमें है। और ये जो है ओरिजिन पे डिपेंड करता है ये सेवेज वेस्ट। अब ये वेस्ट जो है, वाटर वेस्ट जो है, ये सैनिटरी उससे भी आ सकता है, कमर्शियल से भी आ सकता है, किसी इंडस्ट्री से भी आ सकता है। सो इसकी डिफरेंट ओरिजिन के बेसिस पे कैटेगरीज हैं। लाइक दिस इज द सेवेज सिस्टम है। ये सेवेज सिस्टम जो है, यहाँ पे देखिए कि ये पूरा सेवेज सिस्टम है। यहाँ पे वाटर लाइक जो है जितना भी वेस्ट है वो आ रहा है। इसके लिए बहुत बड़ी बड़ी जो है अंडरग्राउंड सिस्टम बनाए जाते हैं, यानी कि जो नाले हो गए, जितने भी गटर वगैरह होते हैं वो सारे इसमें इंक्लूडेड है। अब है कि वेस्ट की हम मैनेजमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट हम किसे कहते हैं? वेस्ट मैनेजमेंट यानी कि वेस्ट जो है उसे हमने किस तरह से मैनेज करना है, किस तरह से संभालना है। सो वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो एक्टिविटी होती है, यानी कि हम किस तरह से वेस्ट को मैनेज करते हैं, कि वेस्ट किस तरह जब बनता है देन उसकी इंसेप्शन से लेके, यानी कि उसके बनने से लेके उसके डिस्पोजल तक हम किस तरह से जो प्रोसेस हम करते हैं, जो एक्टिविटीज़ हम करते हैं, जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती है, जो एक्शंस रिक्वायर्ड होते हैं, उस सब को हम कहते हैं वेस्ट मैनेजमेंट। जब हमने गंद उठाया, उसे उठाने के बाद हमने उस गंद के साथ क्या किया, उस जब तक कि वो डिस्पोज ना हो जाए, यानी कम्प्लीटली ख़त्म ना हो जाए, ऐसा वेस्ट जो है उसका नाम हट ना जाए उससे ये नाम, तब तक जो हम जितनी भी एक्टिविटीज़ करते हैं उस सब को हम कहते हैं वेस्ट मैनेजमेंट। सो वेस्ट मैनेजमेंट जो होती है, इसमें आता है कि हम किस तरह से इस वेस्ट को कलेक्ट करते हैं, फिर इसे हम किस तरह से ट्रांसपोर्ट करते हैं, इसकी ट्रीटमेंट क्या की जाती है एंड डिस्पोज इसे किस तरह ख़त्म किया जाता है। और इसके साथ साथ हम किस तरह से इसकी मॉनिटरिंग की जाती है, यानी कि किस तरह से देखा जाता है कि वाकई में ये वेस्ट जो है ये सही से डिस्पोज हो रहा है या नहीं, इसकी रेगुलेशन किस तरह की जाती है। इस सारे प्रोसेस को हम वेस्ट मैनेजमेंट कहते हैं। और इसमें जो है लीगल और रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ भी आती है, कि यानी कि इसके लिए क्या लीगल वे बनाया गया है कि हमने किस तरह से वेस्ट को मैनेज करना है, उसकी क्या गाइडेंस, क्या फॉलो लाइन दी गई है, और इसे किस तरह से हमने रिसाइकल करना है, और किस किस वेस्ट को हमने रिसाइकल करना है और किस वेस्ट को हमने रिसाइकल नहीं करना है। सो मेथड ऑफ सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल एंड मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट को हमने किस तरह से डिस्पोज करना है, उसकी क्या मैनेजमेंट करनी है। सो यहाँ पे जो है कुछ इसके दिए गए हैं। ओपन बर्निंग, यानी कि हम इसे ओपन ही किसी जहाँ पे भी वेस्ट पड़ा है वहाँ पे उसे जला दें, या फिर हम इसे सीम्स में, बड़े बड़े जो दरिया वगैरह होते हैं वहाँ पे फेंक दें, सैनिटरी लैंडफिल्स में हम डाल दें, या फिर इंसिनरेशन कंप्लीट बर्निंग कर लें, या फिर इसकी कंपोस्टिंग कर लें। कंपोस्टिंग जो है हम कहते हैं कि इसे हम कन्वर्ट कर लें, जो कंपोस्टिंग असल में हम कहते हैं प्लांट डिब्रिस को कहते हैं, प्लांट वेस्ट को कहते हैं एंड प्लफिंग हम इसकी करते हैं, कंपोस्टिंग करते हैं, यानी कि हम इसे कंपोस्टिंग का मतलब होता है प्लांट डिब्रिस को हम कहते हैं कि इसे हम एक यूज़फुल उसमें चेंज कर लें ताकि हम किसी और पर्पस के लिए यूज़ कर सकें, यानी कि जैसे कि उसका एक मैन्योर बनाया जाता है ताकि वो वापस से यूज़ हो सके फॉर कंपोस्टिंग पर्पस के, यानी कि प्लांट्स वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है। प्लफिंग इन फील्ड्स, किस तरह से हमने फील्ड्स में जो है प्लफिंग करनी है, यानी कि खुदाई जो करनी होती है। ग्रिंडिंग एंड डिस्चार्जिंग इनटू सीवर्स, या फिर इसको हमने ग्रिंड कर लेना है और या फिर इसे छोड़ देना है सीवर्स में। सो ओपन बर्निंग जो है ये क्या होती है? ओपन बर्निंग को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि जहाँ पे भी मटेरियल जो है, जितना भी वेस्ट वगैरह ग्राउंड पे पड़ा है उसे जो है ओपनली बर्न कर दिया जाए, जला दिया जाए, अदर देन फर्नेस, यानी कि किसी एक ख़ास
जगह पे ले जाने के बगैर, किसी इंसिनरेटर में ले जाने के बगैर, इंसिनरेटर जो होते हैं बड़े बड़ी जगहें होती हैं, एरियाज होते हैं, बंद एरियाज होते हैं, कमरे की तरह होते हैं जहाँ पे सारा वेस्ट इकट्ठा करके उसे जलाया जाता है, और या फिर किसी और अदर इक्विपमेंट के बगैर जो है उसके बगैर अगर हम ओपन एरिया में इसे जला दें, देन दैट्स कॉल्ड ओपन बर्निंग। फिर है ओशियन डंपिंग एंड डंपिंग इनटू द सी, यानी कि हम अगर जो है इसे समंदर वगैरह में फेंक दें। ओशन डंपिंग हम किसे कहते हैं कि यानी कि जितना भी मटेरियल है, जितना भी गार्बेज है, इसमें ज़्यादातर जो है गार्बेज होता है, जैसे कि कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन डिब्रिस जो होता है, यानी कि अगर कोई बिल्डिंग वगैरह तोड़ दी हो उसका जितना भी वो कचरा वगैरह होता है, सिवेज की जो लाइन होती है, स्लज एंड ड्रेज्ड मटेरियल्स जो होते हैं और जितना भी वेस्ट केमिकल्स होते हैं ओशन में आते हैं, ये सारे कंजप्शन ऑफ फिश एंड शेल। इससे क्या होता है कि जितनी भी फिशेस वगैरह जो होती हैं समंदर में, जो शेल फिशेस होती हैं वो सारी कंटामिनेटेड हो जाती हैं, क्योंकि अगर इंडस्ट्रीज़ वगैरह से बहुत ज़्यादा रेडियो एक्टिव वेस्ट आ रहा होता है तो इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, यानी कि जो हमारा ओशन का इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब होता है इसकी वजह से, न्यूक्लियर वेस्ट की वजह से। सो दिस इज़ द ओशन डंपिंग। फिर है सैनिटरी लैंडफिल्स क्या होते हैं। सैनिटरी लैंडफिल्स जो होती हैं ये वो साइट्स होती हैं, यानी कि ये एनवायरनमेंट में जगह जगह पे बनाई जाती हैं जहाँ पे सेफ तरीके से वेस्ट को जो है वो आइसोलेट किया जाता है, अलग किया जाता है एनवायरनमेंट से। और ये किस तरह से किया जाता है कि लैंडफिल्स बनाए जाते हैं हर एक एरिया में। इसमें जो है ऊपर अंदर में असल में इसमें अर्थ जो है यहाँ पे खुदाई की जाती है तो इसमें जो जितना भी वेस्ट होता है वो अर्थ के अंदर बरीड किया जाता है, जहाँ पे फिर वो बायोलॉजिकली जो है वो खुद डिग्रेड होता है। ये कम्प्लीटली डिग्रेड होता है बायोलॉजिकली, केमिकली और फिजिकली, ये जो है हर तरह से खुद ब खुद डिग्रेड हो जाता है क्योंकि इसे अर्थ की लेयर्स में जो है बरीड किया जाता है। हाई इनकम कंट्रीज़ में इसका आइसोलेशन लेवल जो है वो बहुत हाई है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लो इनकम कंट्रीज़ में ये पॉसिबल नहीं है। सो ये रेजिडेंशियल एरियाज़ के साथ ही लैंडफिल्स बनाए जाते हैं जहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें ये बरीड किया जाता है अंदर अर्थ के अंदर। फिर है इंसिनरेशन। इंसिनरेशन क्या प्रोसेस होता है जो कम्प्लीटली हम बर्न आउट कर लेते हैं वेस्ट को। इंसिनरेटर्स बड़े बड़े बनाए जाते हैं, ये थर्मल वेस्ट प्लांट्स होते हैं, यहाँ पे थर्मली वेस्ट को ट्रीट किया जाता है, जलाया जाता है, कंबस्शन की जाती है ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल्स की। इंसिनरेशन जो है वेस्ट मटेरियल्स की, इसके क्या हो जाता है कि वेस्ट जो है वो एशेस में कन्वर्ट हो जाता है, फ्लू गैस और हीट इससे प्रोड्यूस होती है जो कि फिर एयर पोल्यूशन जो है वो बनाती है, एनवायरनमेंट के एटमॉस्फेयर को अफेक्ट करती है। सो ये इस तरह का प्रोसेस होता है। यहाँ पे जितना भी वेस्ट है वो सारा इकट्ठा किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है एंड देन इसके डिफरेंट टाइप ऑफ इंसिनरेटर के डोज होते हैं। ये ऐश डोर है इसका, यहाँ से ऐश निकलते हैं। कंबस्शन एयर इनलेट होता है, यानी ये कंबस्शन के लिए जो एयर है वो अंदर जाती है एंड बर्नर होता है यहाँ पे जहाँ से आग लगाई जाती है एंड फ्लू गैस जो है वो एटमॉस्फेयर में आउट होती है। कंपोस्टिंग हम किसे कहते हैं। कंपोस्टिंग जो है ये वो प्रोसेस होता है जिससे मटेरियल जो है वेस्ट मटेरियल उसे कन्वर्ट किया जाता है, यानी और जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल होता है, ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल जो होता है इसको इसकी डिकम्पोजिशन की जाती है बाय एरोबिक थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म की मदद से। ये बैक्टीरियाज हैं उसकी मदद से इसकी जो है डिकम्पोजिशन की जाती है और इसे कन्वर्ट किया जाता है ह्यूमस लाइक मटेरियल में, यानी कि खाद की फॉर्म में इसे कन्वर्ट किया जाता है। फिर ये हम यूज़ करते हैं, खाद के तौर पे यूज़ करते हैं, प्लांट्स वगैरह उगाने के लिए फीड्स में यूज़ करते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंपोस्टिंग। इस बाय प्रोडक्ट का जो ट्रीटमेंट प्रोसेस है इससे जो है कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, वाटर एंड हीट।
एरोबिक थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म का मतलब जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ये देखिए, ये जो है खाद के फॉर्म में ये सारा जो है कन्वर्ट कर दिया जाता है कंपोस्टिंग, और फिर इसे जो है फील्ड्स में इस्तेमाल किया जाता है फॉर प्लांट ग्रोथ के लिए। फिर है प्लफिंग इन फील्ड्स। प्लफिंग किस तरह की जाती है फील्ड्स में, इस तरह से भी वेस्ट जो है डिकम्पोज हो सकता है कि मॉडर्न यूज़ में क्या करते हैं कि प्लफ फील्ड जो है इसे पहले, यानी कि जो खुदाई की जाती है, खेत वगैरह खोद दिए जाते हैं, उसे पहले ड्राई आउट यानी कि सुखाने के लिए छोड़ दिया जाता है, फिर उसके बाद उसमें इम्प्लांटिंग की जाती है। फिर जितना भी हम सॉइल वगैरह में जितनी भी प्लफिंग करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं, उगाते हैं चीज़ें, इसमें जो है प्लफ लेयर जो होती है वो अपर 12 to 25 सेंटीमीटर या 5 to 10 इंचेस तक की जो लेयर होती है उसे प्लफ लेयर बनाई जाती है, जहाँ पे मेजॉरिटी प्लांट्स वगैरह उगाए जाते हैं। वहाँ से प्लांट जो है उसके रूट्स ग्रो होना स्टार्ट होते हैं, इसे प्लफ्ड लेयर कहते हैं। लाइक दैट ये जो है प्लफिंग की जाती है, इसकी खुदाई वगैरह की जाती है। यहाँ पे इसकी लेयर्स जो हैं वो छोड़ दी जाती हैं, जहाँ पे इसे प्लफ लेयर कहते हैं। यहाँ पे ज़्यादातर पौधे फिर उगाए जाते हैं। ग्राइंडिंग एंड डिस्चार्जिंग जो लास्ट मेथड है, ग्राइंडिंग एंड डिस्चार्जिंग इनटू सीवर्स, यानी कि जो सीवर सेवेज सिस्टम बनाया जाता है वहाँ पे ग्राइंडिंग और डिस्चार्जिंग लाइंस लगाई जाए, लेकिन ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोसेस हो सकता है। हाउस होल्ड ग्राइंडर्स भी होते हैं जो कि सीवर कलेक्शन सिस्टम में जो है हेल्प करते हैं, हेल्प आउट करते हैं। इसमें क्या होता है कि जो सॉलिड वेस्ट जो होता है वो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में इंक्रीज हो जाएगा इसकी वजह से है। और इसमें क्या करना होता है कि इसमें सेपरेशन की जाती है सॉलिड वेस्ट की, गार्बेज की और रिफ्यूज़ की, यानी कि गार्बेज जो है उसमें हमारे पास जितना भी डिकम्पोजेबल वेस्ट होता है उसकी अलग किया जाता है। रिफ्यूज़ जो ड्राई मटेरियल्स होते हैं ये सारे जितने भी होते हैं इन सबको अलग किया जाता है, रबिश को इससे अलग किया जाता है। हाउस होल्ड ही में इस सिस्टम के ज़रिए से इसे अलग किया जाता है ताकि डिस्पोजल एरिया जो है इसे डिस्पोज करना आसान हो। सो ये बहुत ज़्यादा एक कुछ इम्पॉसिबल सा वो है और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और हर एक कंट्री में पॉसिबल नहीं हो सकता। फिर है टाइप्स ऑफ लैट्रीन्स जो कि यूज़ किए जाते हैं इन कम्युनिटीज़ में सो इसमें जो है फर्स्ट है पिट लैट्रीन्स और सिटिंग लैट्रीन्स होती हैं। पिट लैट्रीन्स बहुत ज़्यादा पुराने ज़माने में होते थे, आजकल जो है सिटिंग लैट्रीन्स आती है, यानी कि कमोड वगैरह होता है। वेंटिलेटेड इम्प्रूव पिट लैट्रीन्स होते हैं जिसे हम VIP लैट्रीन्स कहते हैं, यानी कि इसमें वेंटिलेशन सिस्टम होता है। वाटर कैरेज सिस्टम ऑफ ह्यूमन वेस्ट डिस्पोजल होता है, वाटर कैरेज सिस्टम होता है एंड पोर फ्लश टॉयलेट्स होते हैं आजकल। ये डिफरेंट टाइप के लैट्रीन्स हैं। ये पिट लैट्रीन है, यानी कि जो बहुत पुराने ज़माने में हो जाता था, ये काफ़ी जल्दी जो है भर जाता था, यानी कि इसमें बस एक जगह बड़ी किया जाता था, खुदाई की जाती थी और वहीं पे इस्तेमाल किया। जब ये भर जाता था फिर इसे बंद करके कहीं और पे इस तरह खुदाई की जाती थी, इसे पिट लैट्रीन कहते हैं। फिर है सिटिंग लैट्रीन्स जो है आजकल जो होते हैं, एंड देन VIP लैट्रीन्स जो होती हैं, ये पिट लैट्रीन्स जब इम्प्रूव्ड हो गए तो इससे VIP लैट्रीन्स बन गए। इसमें जो है वेंट पाइप लगाई जाती है जहाँ से जितना भी गैस वगैरह है जो जमा होता है इनसाइड द लैट्रीन, यानी कि जो नीचे बरीड एरिया है वहाँ पे जो है वहाँ पे वेंट पाइप लगाई जाती है जहाँ से वो गैस वगैरह सब निकल आती है बाहर। ये फिट की जाती है पिट में और एक फ्लाई स्क्रीन होती है पाइप के ऊपर होती है, लगाई जाती है। VIP लैट्रीन जो है ये जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो इम्प्रूवमेंट आती गई सीवेज सिस्टम में, तो उसमें ये एक VIP लैट्रीन एक एडवांटेज था जिसने पिट लैट्रीन जो है जिसका जो एक डिसएडवांटेज था उसे इसने कवर अप किया। फ्लाई एंड मॉस्कीटो नॉइस अनप्लीजेंट, लेकिन इसकी जैसे कि अब अगर पिट लैट्रीन था तो वहाँ पे क्या था कि बहुत ज़्यादा मॉस्कीटोज़ वगैरह वहाँ पे आते, फ्लाइज वगैरह आती, जिससे फिर बहुत ज़्यादा डिजीज़ेस फैल सकती थी, बहुत ज़्यादा डिजीज़ेस कॉज होने का रिस्क था और अनप्लीजेंट ऑर्डर्स होते थे। तो उसकी एडवांटेज में फिर VIP लैट्रीन्स आई जिसमें फिर इन्होंने वेंट पाइप और फ्लाई स्क्रीन लगाई। यहाँ पे इसकी एक पिक्चर है, ये इस तरह का VIP लैट्रीन होता है, वेंटिलेटेड इम्प्रूव पिट लैट्रीन होता है। इसमें एक वेंट पाइप ये लगाई जाती है
ये पूरी एक वेंट पाइप होती है, यानी कि यहाँ से जितना भी वेस्ट यहाँ पे जमा हो रहा है, यहाँ से एक वेंट पाइप लगाई जाती है जहाँ पे जितना भी इसमें एयर वगैरह होता है वो सारा वहाँ से निकलता है, और एक फ्लाई स्क्रीन लगाई जाती है जहाँ से ये निकल आता है। ओके, सो ऑर्डर्स वगैरह जो होते हैं, बैड ऑर्डर्स वगैरह से फिर इससे बचा जा सकता है। फिर इसके बाद आते हैं ट्रेंच लेट्रिन्स होते हैं। ट्रेंच लेट्रिन्स जो है ये उन लोकेशंस में बनाया जाता है जहाँ पे बहुत काफ़ी अरसे तक सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो। ये वहाँ पे बनाए जाते हैं जहाँ पे सैनिटेशन का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि वो सिस्टम ना बनाया गया हो, जैसे कि इमरजेंसी सैनिटेशन के लिए बनाया जाता है। ट्रेंच लेट्रिन्स होती हैं ये टिपिकली जो है पिट और ट्रेंच इन द ग्राउंड, यानी कि पिट को जो है खुदाई की जाती है ग्राउंड में 4 फीट टू 5 फीट 1.4 फीट टू 5 फीट तक डीप बनाया जाता है। डीप कितना होगा 4 फीट टू 5 फीट, यानी कि 1.2 मीटर टू 1.5 मीटर तक होता है। एंड 4 फीट 1.2 मीटर टू 20 फीट 6.1 मीटर लॉन्ग होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा लंबे पैमाने पे बनाए जाते हैं इमरजेंसी पर्पस के लिए। इसकी जो है पिक्चर ये है, ये ट्रेंच लेट्रिन्स बनाई जाती हैं, बहुत ज़्यादा शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, शॉर्ट यूज़ के लिए होते हैं और इमरजेंसी यूज़ के लिए बनाए जाते हैं जहाँ पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता इस सैनिटेशन का। फिर है फीकल ओरल डिजीजेस। फीकल ओरल डिजीजेस हम किसे कहते हैं? फीकल का मतलब है यानी कि जो वेस्ट मटेरियल जो होता है उससे उससे फैलते हैं एंड ओरल यानी कि माउथ के ज़रिए से जाते हैं डिजीजेस, जो डिजीज़ कॉज होती है। ये वो इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं जिनका रूट ऑफ एग्जिट जो होता है फ्रॉम द बॉडी इज़ इन द फीसेस, यानी कि बॉडी से ये फीसेस में आउट होते हैं, और जो रूट ऑफ एंट्री होता है इसका न्यू होस्ट में जाने के लिए वो माउथ होता है। इससे जो डिजीजेस कॉज होती है उसे हम कहते हैं फीकल ओरल डिजीजेस। यानी कि अगर एक पर्सन है उसे कोई ऐसी डिजीज है एंड उसका जो वेस्ट मटेरियल है, जो फीसेस है, वहाँ पे उसकी जो है वो इन्फेक्शियस एजेंट जो है बैक्टीरिया है, वायरस है वो आ गया है। एंड देन वहाँ पे अगर कोई फ्लाई वगैरह बैठ गई एंड फ्लाई जो है वो जाके उसने वो वाला बैक्टीरिया भी कैरी कर लिया है। वो फ्लाई जो है लाइक दिस इज़ द फ्लाई, उस फ्लाई ने जो है ये बैक्टीरिया भी कैरी कर लिया है। ओके, उसके साथ ये एक बैक्टीरिया भी आ गया है फीसेस से, उसने ये फीसेस से एक बैक्टीरिया भी ले लिया है। देन वो गई, उसने कोई खाने की चीज़ देखी, लाइक कोई बर्गर पिज़्ज़ा वगैरह देख लिया, और उस पे जाके वो फ्लाई बैठ गई और उसने ये बैक्टीरिया जो है यहाँ पे पास आउट कर लिया। अब यहाँ पे भी बैक्टीरिया आ गया है, ये एक बैक्टीरिया स्टार बना देती हूँ, यहाँ पे भी आ गया है। एंड देन एक अदर पर्सन है, ओके, एक अदर पर्सन है जिसने फिर ये वाला जो फूड है वो खा लिया थ्रू माउथ। जब उसने माउथ से ये फूड खा लिया उसमें भी ये बैक्टीरिया चला गया, उसे भी वही डिजीज हो गई। सो दिस इज कॉल्ड फीकल ओरल डिजीज। फीकल ओरल डिजीजेस जो है ये कॉज होती है बाय बैक्टीरिया से भी हो सकती है, वायरस से भी हो सकती है, प्रोटोजोआ और हेलमिंथस से भी हो सकती हैं, डिफरेंट टाइप्स के उसे। फीकल ओरल डिजीजेस जो है जो कि फीकल ओरल रूट से फैलती हैं या फिर ओरल फीकल रूट, इसका अल्टरनेटिव भी हो सकता है। इस रूट ऑफ ट्रांसमिशन होती है डिजीज की, इस रूट से ट्रांसमिट होती है, जिसमें फीकल पार्टिकल्स जो है एक होस्ट से इंट्रोड्यूस किए जाते हैं दूसरे होस्ट के माउथ में, ओरल कैविटी में इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। ये इंटरमीडिएट स्टेप्स होते हैं, समटाइम्स इसमें बहुत ज़्यादा स्टेप्स आ जाते हैं, और ये मोर कॉमन कॉज है डिजीज़ेस का। वो वाटर जो कि फीसेस के कांटेक्ट में आ जाता है, यानी कि जो कि सैनिटेशन के करीब होता है, सीवेज सिस्टम के करीब होता है जो पानी, वो पीने के काबिल नहीं होता है जब तक कि उसे एडिक्वेटली ट्रीट ना किया जाए, यानी कि फिल्टर आउट ना किया जाए, वो नहीं पीना चाहिए, उससे भी फीकल ओरल डिजीजेस कॉज हो सकती हैं। या फिर वो फूड जो कि हम हैंडल कर रहे हैं विद फीसेस प्रेजेंट, यानी कि फीसेस प्रेजेंट है वो हम हैंडल करें, इसलिए कहते हैं कि जब आप टॉयलेट अटेंड करें उसके बाद अपने हैंड वॉश करें विद सोप। पुअर सीवेज ट्रीटमेंट अगर होगा तो हाउस फ्लाइज जो है वो ज़्यादा होंगी, जिससे वेक्टर जो है डिजीज़ ट्रांसमिशन का जो ज़रिया है वो ज़्यादा हो सकता है।
और अगर फीसेस करने के बाद यानी कि वेस्ट पास आउट करने के बाद आपने अपनी क्लीनिंग का हाइजीन का ध्यान नहीं रख रहे हैं तो आप फूड के कांटेक्ट में आ रहे हैं तब भी डिजीज का चांस ज़्यादा हो सकता है। इंजेक्शन की मदद से ये डिजीजेज जो है ये बाय मेथड ऑफ इंजेक्शन ट्रांसमिट होती है। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जैसे कि आर वाटर मेन व्हीकल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होती हैं आर वाटर एंड फूड, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितनी भी होती हैं वायरस एंड बैक्टीरिया वगैरह उनका मेन जो होता है टारगेट होता है वाटर एंड फूड होते हैं, उसी के ज़रिए से वो दूसरे होस्ट में जाते हैं एंड डिजीज़ ट्रांसमिट होती हैं। सो कंटामिनेशन जो है फूड एंड वाटर की बहुत ज़्यादा रिस्क पे होती हैं कंटामिनेशन की एंड डिजीज़ ट्रांसमिशन की। फीकल ओरल रूट की डिजीजेज जो है उसमें कौन कौन सी डिजीजेज इंक्लूडेड है, ये पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। इस चैप्टर्स में से बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज आते हैं। जितने भी मेथड है सेविस वेस्ट मटेरियल को मैनेज करने के लिए वो सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसमें फीकल ओरल डिजीजेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन सी जो है वो फूड बोर्न डिजीजेज है, कौन सी जो है वाटर बोर्न डिजीजेज है, ये सारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आता है गार्डियसिस जो है ये एक्सेसिव डायरिया जो होता है एमीबा की वजह से होता है, एक्सेसिव डायरिया होता है उसे गार्डियसिस कहते हैं। हेपेटाइटिस ए एंड हेपेटाइटिस ई वायरस हो सकता है, ये लिवर डिजीजेज हैं। रोटा वायरस हो सकता है, शिजिलोसिस बैसिलरी डायसेंट्री हो सकती है। डायसेंट्री बेसिकली हम कहते हैं जब सेवियर डायरिया होता है, डायरिया के अंदर ब्लड पास आउट होता है, उसे डायसेंट्री कहा जाता है। टाइफाइड फीवर जैसे हम कहते हैं वाटर से होता है, वाटर बोर्न डिजीज है। एंटीरियो वायरस इंक्लूडिंग पोलियोमाइलाइटिस वाटर डिजीज है, वाटर बोर्न डिजीज है। कॉलरा हो सकता है, एस्केरियासिस हो सकती है। ये डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीजेज हैं जो कि अफेक्टेड होती है। इनका नेम जो दिया हुआ है शिजिला, शिजिलोसिस जो है वो शिजिला से होता है एस्केरियासिस, ये सारे डिजीजेज हैं अपने उस पे इंक्लूडेड। अब जो है डिजीजेज यहाँ पे ये वाला चार्ट जो है ये आप याद रख लें, ये एमसीक्यूज के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, ये आपने बिल्कुल रटा करके याद कर लेना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए। सो डिजीजेस जो है कौन कौन सी है, कॉलरा, सेवियर डायरिया और वॉमिटिंग होती है इसमें कॉलरा में। पैथोजेन इसका क्या है ये भी याद रखना है, विब्रो कॉलरा की वजह से कॉज होता है। इन्फेक्शियस डोज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर्स में बहुत ज़्यादा आता है ये इम्पॉर्टेंट, तो आप नोट कर लें कि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये पेपर में आपने ज़रूर उसके लिए याद कर लेना है। ये वाला चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सॉलिड वाला। सो 10⁻³ to 10⁻8 इसका सॉलिड इन्फेक्शियस डोज होता है। इन्फेक्शियस डोज बेसिकली हम कहते किसे हैं, है बैक्टीरिया और पैथोजन का वो डोज, पैथोजन का वो डोज जिस पे वो एबल होता है टू कॉज डिजीज, कॉलरा डिजीज कॉज करता है। यानी कि विब्रियो कॉलरा जो है जब तक कि उसके 10⁻³ to 10⁻8 जो है वो डिफरेंट अपने इसी तरह के और पैथोजेंस ना बना लें, यानी कि ये डिवाइड ना हो जाए, मल्टीप्लाई ना हो जाए, तब तक ये कॉलरा डिजीज कॉज नहीं कर सकता। यानी कि अगर वो 10⁻² है तब वो कॉलरा हम उसे नहीं कह सकते कि ये कॉलरा कॉज कर सकता है। 10⁻² पे ये डिजीज कॉज नहीं कर सकता बल्कि 10⁻3 पे कॉज कर सकता है। फिर है एनुअल बर्डन, यानी कि इससे कितने केसेस आते हैं, 3 to 5 मिलियन केसेस आते हैं और 1,20,000 डेथ्स रिपोर्टेड की गई हैं। एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स कितने होते हैं, यानी कि उनके पास कैरियर तो होते हैं, यानी कि उनके पास बैक्टीरिया है लेकिन उन्हें खुद कोई डिजीज नहीं हो रही बल्कि दूसरों को ट्रांसमिट करवा सकते हैं। तो 30 to 50 इन्फेक्टेड पीपल में कोई एक ही बंदा ऐसा होता है। मेरे गियार्डियासिस डायरिया होता है, इसमें स्टमक क्रैम्प्स होते हैं, गियार्डिया इंटेस्टिनैलिस की वजह से होता है एंड गियार्डिया लैम्ब्लिया। 10 to 100 इसका इन्फेक्शियस डोज होता है, ये याद रखना है। 200 मिलियन केसेस और डेथ्स रेयर होती हैं। 1 in 2 to 4 इन्फेक्टेड पीपल जो है वो एसिम्प्टोमेटिक कैरियर होते हैं। फिर है टाइफाइड फीवर है, टाइफाइड फीवर सैल्मोनेला टाइफी से होता है और एस पैराटाइफी के 2 टाइप्स है, सैल्मोनेला टाइफी एंड सैल्मोनेला पैराटाइफी होता है। 10⁻³ 10⁻9 इसका इन्फेक्शियस डोज है। 6 to 33 मिलियन केसेस आते हैं, 2,60,000 डेथ्स होती हैं रिपोर्टेड। ये एसिम्प्टोमेटिक कैरियर जो है बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं, यानी कि ज़्यादा होते हैं इसमें।
हेपेटाइटिस ए इन लीवर इन्फ्लेमेशन जॉन्डिस होता है, इसमें हेपेटाइटिस ए वायरस से होता है। इसका इन्फेक्टेड डोज लोग बहुत ज़्यादा लो होता है। 1.4 मिलियन केसेस रिपोर्ट किए जाते हैं हेपेटाइटिस ए। मोर्टेलिटी रेट लेस देन 1% होता है। 1 in 2 to 13 पीपल इन्फेक्टेड जो होते हैं वो डेवलप नहीं करते इलनेस, बल्कि सिम्प्टोमेटिक कैरियर होते हैं। बेसिलरी डायसेंट्री ब्लडी डायरिया को हम कहते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया शिजेला डायसेंट्री की वजह से होता है। 10:100 इसका इन्फेक्शियस डोज है एज सेम एज टू गैर्डियासिस। 120 मिलियन केसेस आए हैं, 1.1 मिलियन डेथ्स रिपोर्टेड की गई है। एसिम्प्टोमेटिक कैरियर भी इसमें भी बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं। फिर है हम किस तरह से फीकल ओरल बोन डिजीजेस को कंट्रोल कर सकते हैं, फीकल बोन डिजीजेस को कंट्रोल कर सकते हैं। पहले हमने कंट्रोल करना है सोर्स को, यानी कि जिसके ज़रिए से होता है सिविल सिस्टम को हमने इम्प्रूव करना है, कंट्रोल करना है वेक्टर्स को, यानी कि सिविल सिस्टम इम्प्रूव होगा देन फ्लाइज वगैरह ज़्यादा नहीं होंगे, वेक्टर्स नहीं होंगे। जो भी डिजीज ज़्यादा है तो इम्यूनाइज करना है पॉपुलेशन को, टाइफाइड वैक्सीन लगवानी है, डिफरेंट वैक्सीन जो है ट्यूबरकुलोसिस वगैरह की वैक्सीन लगवानी है। फ्रिक्वेंट हमने हैंड वॉशिंग करने, जब भी हम कोई भी स्टफ यानी कि कोई भी काम कर रहे हैं उससे पहले हमने हैंड वॉश करना है, स्पेशली जब हम फूड को हैंडल कर रहे हो, ताकि कोई भी माइक्रोबियल वगैरह प्रेजेंट ना हो। एंड हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन से हमने बच के रहना है। अगर हम बार बार जो है हॉस्पिटल्स में भी अगर स्टाफ नर्सेज वगैरह जो है, एज अ नर्स आपका क्या रोल है कि आप जब भी किसी पेशेंट को हैंडल करें सो अपने हैंड को हाइजीन करने के बाद, उसको कम्प्लीटली सैनिटाइज करने के बाद पेशेंट को जो है हैंडल करें। इस तरह से इन्फेक्शन ट्रांसमिशन के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। डिसइंफेक्टेंट्स हम यूज़ करते हैं, लेकिन ये हमेशा इफ़ेक्टिव नहीं होते, लेकिन मोस्टली इफ़ेक्टिव हो सकते हैं। सो ये प्रोसेस जो है बताया गया है कि एक इन्फेक्टेड पर्सन है, फिर है सब पैथोजन इन एक्सक्रीटा, उसके एक्सक्रीटा में पैथोजन है, फिर उसकी वजह से वाटर सोर्स कंटामिनेट हो गया। वाटर को अगर अनट्रीटेड है, हमने ट्रीट नहीं किया, फिल्टर आउट नहीं किया और ले लिया है, तो ससेप्टेबल पर्सन को भी वही डिजीज सेम हो जाएगी। सो द 5F डायग्राम जो है ये भी याद कर लेनी है। सो 5F डायग्राम जो है ये हमें क्या कहती है, इस पे हम थोड़ा जूम कर लेते हैं। सो 5F डायग्राम हमें क्या कहती है, वाटर का है। बैरियर कैन स्टॉप द ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज, दीज कैन बी प्राइमरी प्रिवेंटिंग द इनिशियल, यानी कि जब हम ट्रांसमिशन को स्टॉप करेंगे सो ये प्राइमरी प्रिवेंटिंग हो गई, यानी कि प्राइमरीली हम प्रिवेंट कर रही हैं इनिशियल कांटेक्ट को फीसेस के साथ। और फिर सेकेंडरी प्रिवेंटिंग इट बीइंग इंजेस्टेड, यानी कि सेकेंडरी हम किस तरह प्रिवेंट करेंगे कि वो इंजेस्ट ना हो, यानी कि अगर ट्रांसमिट हो गया है, डिजीज की ट्रांसमिशन हो गई है, लेकिन वो इंजेस्ट ना कर ले, देन कैन बी कंट्रोल बाय वाटर सैनिटेशन हाइजीन इंटरवेंशन। फिर ये हम हाइजीन इंटरवेंशन के जरिए से ये कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम फर्स्ट फ्लूइड्स वाला पढ़ लें, फ्लूइड्स में अगर ये ट्रांसमिट हो भी गया है, देन ट्रीट करें, ट्रांसपोर्ट एंड स्टोर करें वाटर को सेफली, यानी कि हमने वाटर को फिर जो है फिल्टर आउट करना है, देन ये ट्रांसमिट नहीं होगा। फिर है फीसेस के बाद हमने हैंड हाइजीन अगर कर ली है, देन ट्रांसमिट नहीं होगा। फिर है कि अगर हमने फीसेस जो है उसको अगर हमने इन्वायरमेंट में रहने ना दिया, बल्कि उसे सेपरेट कर लिया, कहीं पे डिस्पोज आउट कर लिया और फ्लाइज उस तक पहुंचे नहीं, तब भी नहीं हो सकता। फिर एंड अगर हम फ्लाइज में अगर ट्रांसपोर्ट हो भी गया है, देन अगर हम फूड्स को कवर रखें, हमेशा हमने फूड को कवर रखें, जो अनकवर्ड फूड है वो ना लें, तब भी ये हम रोक सकते हैं। एंड देन फ्लड्स, यानी कि पानी वगैरह से इसे बचाएं, वाटर के कांटेक्ट में ना आ जाए। सो प्राइमरी बैरियर्स जो है ये वाले हैं कि हम इसे ट्रांसमिट नहीं होते थ्रू 5F। सेकेंडरी बैरियर है कि इसे हम मुंह में जाने नहीं देते, इंजेक्शन पे हम रोक लेते हैं। दीज आर सेकेंडरी बैरियर्स जो है वो ये वाले हैं। स्टोर करें एंड कुक करें फूड को केयरफुली, वॉश करें हैंड को बिफोर ईटिंग फूड, पील एंड वॉश करें फूड को, हैंड वॉश करें, ये सारे सेकेंडरी बैरियर्स में आते हैं। उसके बाद है रूडेंट्स। रूडेंट्स क्या होते हैं, रूडेंट्स जो है हम कहते हैं जितनी भी शार्प फ्रंट टीथ वाले जो मैमल्स होते हैं, लाइक सबसे जो है वो सबसे पहला जो है वो है जो माइस होता है, माउस होता है, माइस होता है, रैट्स होते हैं, ये सारे जो हैं जितने भी चूहे वगैरह होते हैं ये सारे रूडेंट्स में आते हैं। इनके शार्प फ्रंट टीथ होते हैं जो कि ये जो है चीज़ों को काटने के लिए यूज़ करते हैं, नॉइंग काटने के लिए यूज़ करते हैं। ये
हर जगह हो सकते हैं दुनिया में, और मैमल्स में जो है आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो अर्थ पे रूडेंट्स की है। ओके, ये एमसीक्यूज में आ सकता है। रैट आते हैं, माइसेस आते हैं, स्क्विरल्स आते हैं, गिलहरी वगैरह जो होती है, चिपमंक्स आते हैं इसमें, गिरबिल्स, हैमस्टर्स, लिमिंग्स, बीवर्स, गुनिया पिग्स एंड पोर्क्यूपाइंस, और ये सारे रूडेंट्स हैं। ये डिफरेंट टाइप ऑफ रूडेंट्स है। फिर है टाइप्स ऑफ रूडेंट्स। रूडेंट्स की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं? मोस्टली जो है ये नॉन फ्लाइंग रूडेंट्स, मोस्टली जो है वो नॉन फ्लाइंग रूडेंट्स होते हैं, कुछ फ्लाइंग भी होते हैं। इनकी दे आर अबाउट 1500 लिविंग रूडेंट स्पीशीज मौजूद है जिसमें से 4000 जो है वो मैमल्स है। मोस्ट पीपल जो है वो ज़्यादातर लोग जो है वो रूडेंट्स में, उनके जैसी रूडेंट्स का नाम सुनते हैं तो उनके जहन में माइस और रैट्स वगैरह आते हैं, हैमस्टर, ग्रीन पिग्स आते हैं, जो कि कॉमनली पेट्स के तौर पे भी इस जो है लोग रखते हैं घरों में। एंड पाकिस्तान में तो नहीं होता, लेकिन फॉरेन कंट्रीज में हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हम रूडेंट से भागते हैं। डिजीजेस ट्रांसमिटेड जो कि होती है बाय रूडेंट से, वो है हैंटा वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम। ये आप याद रख सकते हैं, इसमें से कोई भी एमसीक्यूज आ सकते हैं कि कौन सी डिजीज ट्रांसमिट होती है रूडेंट से। हेमरेजिक फीवर होता है विद रिनल सिंड्रोम, यानी कि हेमरेज हो सकता है, ब्लीडिंग होती है जिससे आपकी किडनीज इफेक्ट हो सकती हैं। लैसा फीवर हो सकता है, लेप्टोस्पायरोसिस हो सकती है, लिम्फोसाइटिक कोरियोमेनिंजाइटिस हो सकता है, ओमसेक हेमरेजिक फीवर, प्लेग, रेड बाइट फीवर एंड सैल्मोनेलोसिस। इन सारों को आपने डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है इतने ज्यादा, आपको इसके सिर्फ नाम याद होने चाहिए कि ये ना जो है रूडेंट्स की वजह से फैलती हैं ये बीमारियां। कंट्रोल ऑफ रूडेंट्स को हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं? सील करेंगे पॉइंट ऑफ एंट्री, यानी कि हमारे घर में जो पॉइंट ऑफ एंट्री है रूडेंट्स के, ज्यादा गटर वगैरह से आते हैं तो वो हमने सील कर देने कि वहां पे रूडेंट्स एंटर ना हो। और जितने भी उनके अट्रैक्टिव फूड्स हैं जो कि रूडेंट्स को अट्रैक्ट करती हैं वो हमने नहीं रखनी है बिल्कुल सामने है। एंड फूड को जो है, जितने भी फूड मटेरियल्स हैं उस सबको हमने किचन वगैरह में सेफली अपनी स्टोर जगह पे रखना है ताकि रूडेंट्स वहां तक ना पहुंच सके। और हमने जो है रैट्स और माइसेस के साइंस को देखना है कि कोई साइन अगर हमें मिल जाए किचन वगैरह में कि अगर कोई राउंड फूड जो है वो ड्रूपिंग हुआ हो, यानी कि उनका जो वेस्ट मटेरियल होता है किचन के कॉर्नर्स में हो सकते हैं, इनसाइड कैबिनेट हो सकते हैं, और सिंक के नीचे हो सकते हैं। ये सारे बहुत सारे एरिया खासतौर पे किचन में बहुत ज़्यादा होते हैं। उस पाइल्स को हमने दूर रखना है। और जितना भी जो अगर घर में ग्रास वगैरह घास वगैरह है तो उसे हमने 2 इंच से ज़्यादा टॉल नहीं रखना है, क्योंकि उसमें फिर नज़र नहीं आएंगे। बर्ड फीडर्स जो है, अवॉइड हैविंग बर्ड फीडर्स सिंस इट प्रोवाइडेड सोर्स फूड फॉर रूडेंट, यानी कि बर्ड फीडर्स यानी कि जितनी भी चिड़ियाँ वगैरह है वो घर में ज़्यादा ना रखें, क्योंकि रूडेंट जो है वो उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उनकी जो है सोर्स ऑफ फूड समझते हैं उसे अपना, वो सोर्स ऑफ फूड है उनके लिए, तो उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। आउटडोर ग्रिल्स जो है वो हमने रखते हैं, और कुकिंग एरियाज को हमने हमेशा क्लीन रखना है। ऑल फूड आइटम्स जो है जैसे कि ब्रेकफास्ट सीरियल्स, चिप्स और क्रैकर्स वगैरह वो हमने कंटेनर में बंद करके रखने हैं। फूड वगैरह को हमने पहले, और बेवरेजेस जो है जितनी भी है वो सबको हमने कंटेनर में रखना है। और धोने पहले जो है हमने, अगर फूड जब भी इस्तेमाल करें कोई वेजिटेबल से हमने पहले वॉश करना है। और बेवरेजेस वगैरह जो है यानी कि जितनी भी कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स वगैरह होती है, जूस बॉटल्स होती है, उन सबको डिस्कार्ड करने से पहले हमने धो लेना है और रिसाइकल करना है अगर कोई रिसाइकल हो सकता है। गार्बेज को हमने क्लीन करना है, रिसाइकल डस्टबिन में डाल देना है। स्टफ टॉप्स जो होते हैं यानी कि चूल्हा वगैरह जो है उसे हमने क्लीन रखना है, और वहाँ पे कोई फूड की जो है फूड सब्सटेंसेस यानी कि जो टुकड़े हैं वो नहीं होने चाहिए, क्योंकि उसकी तरफ भी अट्रैक्ट हो सकती हैं। कैबिनेट्स इंटीरियर वॉल जो है उसकी पॉइंट्स जो है उसको हमने सील कर देना है जहाँ जहाँ से रूडेंट की एंट्री पॉसिबल हो सकती है। क्रॉल स्पेस विद स्टील वुड, और स्टील के उससे हमने वहाँ पे जो है वो स्ट्रेनर से लगा सकते हैं, उससे फिर रूडेंट्स अंदर नहीं आएंगे। 1/4 1/4 इंच मेटल मैश लगाना होता है जिसकी वजह से फिर रूडेंट्स अंदर नहीं आ सकते। So that's all about today's lecture of वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में था कि सर हमने वेस्ट को मैनेज करना है, फीकल ओडर डिजीज के बारे में पढ़ा। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए।
So last the quote is thank you about the greatest threat to our planet is the belief that someone else will save it. यानी कि हमारे planet का सबसे बड़ा खतरा ही यही है कि हम हमेशा ये समझते हैं कि कोई और इसका ध्यान रख लेगा, कोई और इसे बचा लेगा। हाँ, सो ये रॉबर्ट स्वान ने कहा था। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आपके लिए हेल्पफुल और यूजफुल रही तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।